तो हम लोग फिर से वापस आए हैं चैप्टर 06 और क्लास 11। बच्चों ने कहा कि पार्ट 6 समझ में नहीं आया है, तो क्रमचय और संचय, क्रमचय और संचय, ये दो टॉपिक हैं जिन पर हमें चर्चा करनी है चैप्टर 6 में। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इनको सीखने से पहले आपको बेसिक जो माइंड में सोचने की क्षमता है, माइंड से कैसे करें, वो सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। क्रमचय संचय फार्मूला लगा के सॉल्व करना आसान है, लेकिन अगर यही ना बने कि फार्मूला किस में लगा दें, किस में ना लगाएं, कौन सा लगाएं और क्यों लगाएं और उसका मतलब क्या होता है, तब तक आप इसको सीख नहीं सकते। इसलिए क्रमचय संचय को सीखने से पहले बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सारे लगभग इस चैप्टर की छोटी छोटी चीज़ों को निकाला है। क्रमचय संचय शुरू होने से पहले हो सकता है कि ये वीडियो 1 घंटे का हो जाए, लेकिन अगर आपको बेसिक आता है, दिमाग लगाना आता है, चुनना आता है, व्यवस्थितकरण करना आता है, अरेंजमेंट और चुनना दोनों अलग चीज़ें, अगर वो सारी चीज़ें आती हैं तो फिर आप इसको फार्मूले से अच्छे से कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग इसको किस तरह से करेंगे। इसमें सबसे पहले मैं कुछ गणितज्ञों के नाम बता देता हूँ जिन्होंने इनमें बहुत बड़ा योगदान दिया, क्रमचय और संचय। तो अपन अपने भारतीयों से शुरू करते हैं। भारतीयों में थे सुश्रुत, भारतीयों में सुश्रुत और सुश्रुत संहिता में क्रमचय संचय के कुछ कॉम्बिनेशन से उन्होंने बनाया। जैसे क्या है ये थे चिकित्सक थे, तो चिकित्सा क्षेत्र में इन्होंने काम किया, लेकिन क्रमचय संचय को कुछ कॉन्सेप्ट इसमें ला करके किया। अरेंजमेंट, इस दवा को उस दवा में मिलाना, कई दवाओं को अलग अलग रेशियो अनुपात में मिलाना। तो सुश्रुत संहिता में ये बुक है, बहुत सारे जो ड्रग्स हैं, दवाइयाँ हैं, उन सबको कंबाइंड करके अलग अलग रेशियो ले करके अलग अलग एलिमेंट्स को ले करके जो भी इनका प्रोडक्ट बनता था वो काम आता था। तो ये हमारे वैदिक क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र में है। लगभग 620 BC, 600 ईसा पूर्व। तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इनका क्रमचय संचय से कुछ रिलेशन है। 600 BC के आसपास इनका देखा जाता है। पिंगल हमारे जो संस्कृत व्याकरण रचना का छंद सूत्र में ये लगभग 300 BC के आसपास। बुक में तुम्हारे लास्ट में दिया हुआ सारा, उसमें पढ़ते नहीं है इसलिए हम पहले पता होगा। पिंगल छंद सूत्र में अब होता ये है कि छंद सूत्र में भी कॉम्बिनेशन है, संस्कृत का किस तरह से कौन से वर्डों को मिला करके बनाना है, तो वो कॉन्सेप्ट जो आता है वो क्रमचय संचय में भी उसी तरह का रहता है कि अगर मान लो कि हमारे पास टाई है, शर्ट है और पैंट है, और ये टाई 3 है, शर्ट 2 है, पैंट 5 है, तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा तीनों एक साथ पहनने के। तो उस तरह से ये देखा जाता है। तो ऐसे ही संस्कृत में सूत्रों का इसी के साथ आता है सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रमचय संचय को जिन्होंने डिनोट किया, ऐसा माना जाता है कि जो जैन धर्म है, जैन धर्म में अगर कोई गणितज्ञ हुआ है वो भारत ही नहीं पूरे विश्व का पहला गणितज्ञ है। जैन धर्म में महावीराचार्य, उन्हें महावीराचार्य बोला जाता है, महावीर आचार्य। इन्होंने क्रमचय संचय को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, समझाया है क्रमचय संचय को। मैंने कुछ निकाल के रखा हुआ है। इनकी जो एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है, शीर्षक का नाम है, क्या नाम है शीर्षक का? विकल्प। ये वही है विकल्प, चुनना,
चुनना है कि तुम्हारे पास इतने सारे विकल्प हैं, इतने सारे ऑप्शन हैं। तो ये विकल्प वही है। विकल्प एक उनकी शीर्षक है, गणित विषय पर शीर्षक है विकल्प। उसका नाम जो भी बुक है उनकी, उसका नाम है विकल्प। और विकल्प का मतलब होता है चुनने वाला, ऑब्जेक्टिव, या फिर कहा चूज विकल्प। आप बहुत अच्छे समझिए इस चीज़ को कि जैन धर्म में पहले गणतंत्र फर्स्ट, जो पूरे वर्ल्ड के भी गणतंत्र मतलब पहले जैन धर्म, भारत में तो है ही, पूरे वर्ल्ड में। तो आपको थोड़ा सा जैन धर्म, महावीराचार्य के बारे में पढ़ना है, लेकिन इनके बारे में थोड़ा डिटेल ले लीजिए। कभी अपने हिंदू धर्म में, अपने भारत देश में है तो कम से कम हमें इनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। किसी ने चर्चा करनी तो बता सकते। महावीराचार्य विकल्प शीर्षक था विकल्प। 850 ईस्वी के आसपास, 850 ईस्वी के आसपास उन्होंने उनके सूत्र जो भी बनाए थे कॉन्सेप्ट NCR NPR के, वो उनके ना और ना ऐसा करके पूछ रहे थे, देखना पड़ेगा, बीच में आएगा तो फिर बता दिया जाएगा। तो तुम लोगों को थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ना चाहिए। इसमें एक और है भास्कराचार्य। भास्कराचार्य जो अपने एक योगेश पटेल थे हमारे क्लास में, 11वीं में, हम लोग 11वीं 12वीं पढ़ते थे। भास्कराचार्य के नाम से वो कुछ ज़्यादा एक्टिव रहते थे। तो इनका जन्म हुआ था 1114 के ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिए, ईस्वी और ईसा पूर्व में अंतर होता है। 1114 के आसपास इनका जन्म हुआ था भास्कराचार्य का। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिनका नाम था लीलावती। लीलावती एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है लीलावती, और लीलावती में शीर्षक है अंकपाश। लीलावती में शीर्षक है अंकपाश, जिसमें इन्होंने NCR NPR क्रमचय और संचय को, NCR और NPR क्रमचय संचय में बहुत अच्छे से, ये अंकपाश इनका शीर्षक है। बुक हो गई लीलावती, शीर्षक हो गया अंकपाश। उसमें NCR और NPR के बारे में सूत्र, प्रमेय और जो भी काफ़ी इसमें रिसर्च होने का भी है। भास्कराचार्य का बहुत बड़ा योगदान है क्रमचय और संचय, सूत्र का भी है, पिंगल का भी कॉन्सेप्ट है इनके। जैन धर्म इन्होंने तो मतलब सूत्रपात ही किया है, इन्होंने तो सूत्रपात ही किया है, क्रमचय संचय को लाया है। और इन्हीं के थोड़ा बहुत रिसर्चर्स को आगे बढ़ाया है भास्कराचार्य जी ने। और भारत के बाहर चीनी गणितज्ञ पुस्तक है आई किंग। भारत के बाहर अगर चीनी गणितज्ञ थे कोई, जो भी रहे होंगे, उनकी पुस्तक आई किंग है। आई किंग, या फिर हिंदी में लिखा जाएगा आई किंग। तो इस चीनी गणितज्ञ ने भी, इस गणितज्ञों ने आई किंग में लगभग क्रमचय संचय के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, होने से ये ग्रंथ हमारे जो है। और यदि अभी इसको लिख लेना, अगर अभी आधुनिक की बात करें, अभी जो जनरेशन चल रही है आधुनिक में कब आया ये हमारे, क्योंकि क्या हुआ था कि ग्रंथों को जलाने का आदेश आ गया था, जला दिया जाए, सब कर दिया जाए। तो फिर कुछ उनके आदेश में भी कुछ कमी रह गई, कोई छुपा करके बाहर ले गया जर्मनी तरफ, या फिर जो भी है लैटिन भाषा, फ्रेंच, इधर तो उधर विकास भी हुआ है। तो वहाँ से ये बढ़ता हुआ आगे चला, और ये भारत के बाहर से भी आया, जिसका पूरा ग्रंथ जो है वह जैकब बर्नौली ने, जैकब बर्नौली ने 1654 से 1705 ईस्वी में इनका जन्म है। और इनकी जो प्रकाशित पुस्तक थी वो प्रकाशित हुई थी 1713 में प्रकाशित हुई, जिसमें टोटल क्रमचय संचय के एक कॉन्सेप्ट, फार्मूला, कहाँ से क्या होता है, वो सारी चीज़ें इस गणितज्ञ जैकब बर्नौली ने 1654 से 1705 के बीच में, जिनका ये जीवन काल रहा, उसके बीच में उन्होंने लिखी
और वो प्रकाशित कब हुई, बुक पुस्तक जो प्रकाशित कब हुई, 1713 में। उस पुस्तक का नाम क्या था? उस पुस्तक का नाम था आर्स कंजक्टेंडी बाय जैकोब। तो मैं यहाँ पर ये तो लिख दिया होगा, तो यहाँ लिख देता हूँ उनकी पुस्तक ARS आर्स कंजक्टेंडी। और हमारे मैथमेटिक्स साइंटिस्टों ने पहले ही BC में, 300 BC में, ईसा पूर्व में, ECB में, यहाँ तक कर लिया, लेकिन इनकी ग्रंथों को नष्ट कर दिया गया, जला दिया गया, या फिर बचाने के चक्कर में इन्हें बाहर विदेशों में भेज दिया गया। तो उस चक्कर में जो भी चीज़ें आई वो फिर बाहर से। तो ऐसा नहीं है, हमारे गणतंत्रियों का भी बहुत बड़ा श्रेय है। आर्स कंजक्टेंडी, ये किसके है? ये पुस्तक हो गई आर्स कंजक्टेंडी, और ये किसकी है? जैकोब बर्नौली की है। 1713 में प्रकाशित हुई, और उनका जन्म है जो अपने जन्म काल में ही लिखा, 1654 से 1705 के बीच में। तो इनके बारे में थोड़ा हमें जानकारी होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं परिचय में, कि परिचय सीखना है, उससे पहले हमारा बेसिक परिचय होना चाहिए। तो ये लिख लिया होगा आपने। बोर्ड थोड़ा छोटा है, तो हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा कुछ ज़्यादा बड़ा या फिर मतलब मैं ज़्यादा पास में दिख रहा हूँ। कोई बात नहीं, एडजस्ट करना। सीखना है, सीखने के लिए नॉलेज चाहिए, देखना नहीं पड़ता कि बोर्ड में क्या है, कहाँ है। तो मैं इंट्रोडक्शन बता देता हूँ, प्रस्तावना बता देता हूँ, भूमिका बता देता हूँ कि क्या है, कैसे है, किस तरह से हम लोग सीखने वाले हैं इसको। तो पहला ही कॉन्सेप्ट आया है विकल्प, चुनने वाला। जैसे मैंने बोला था कि एक पुस्तक है उनकी जनवरी में, उनमें एक शीर्षक का नाम है विकल्प। विकल्प को और क्या हम बोल सकते हैं, या संभव क्रम को सूचीबद्ध करना, या संभव क्रम को सूचीबद्ध करना, संभव क्रम को सूचीबद्ध करना। या फिर मतलब मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि यहाँ इस चैप्टर में होने क्या क्या वाला। तो ये एक तरफ से है संभव क्रम को सूचीबद्ध करना, ये होगा पहला। दूसरी नंबर पहले मैं बताऊँ वस्तुओं का चयन, वस्तुओं का चयन। ये सब दूसरी भाषा में कॉन्सेप्ट नहीं है, दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, वस्तुओं का चयन, भिन्न भिन्न तरीकों की संख्या निर्धारण, भिन्न भिन्न तरीकों की संख्या का निर्धारण। वही बोलती है कि ये है, अब इससे संख्या बनाइए, कितनी संख्या बना सकते हैं आप, तो 7, 2, 5 का यूज करके हमें संख्या बनाएंगे। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट जो आएंगे भी करेंगे, तो समझ में आएंगे। भिन्न भिन्न तरीकों की संख्या का निर्धारण, या फिर लक्ष्य एक तरीके का कॉन्सेप्ट है, लक्ष्य एक तरीके कई। कैसे? अगर मैं यहाँ ये बोलूँ कि ये हो गई, ये हो गया लॉक। अगर ये हो गया है लॉक, और यहाँ की बहुत सारी पड़ी है, की बहुत सारी है, की बहुत सारी है, चाबियां बहुत सारी हैं। तो लक्ष्य एक, ताला खोलने लक्ष्य है, लेकिन तरीके कई मतलब देखो हमारे पास 5, 6 3, 4 चाबी है। अब कौन सी वाले से खुलेगा हमको क्या पता, बार बार लगा के चेक करेंगे। तो ये होता है ताला चाबी वाला कॉन्सेप्ट, है ना। तो ध्यान रखिए, ताला चाबी वाला कॉन्सेप्ट ही दिमाग, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि ये जो चैप्टर है ना वो सिर्फ माइंड का खेल है, दिमाग का खेल है, और कुछ नहीं। प्रस्तावना लिख देता हूँ, दिमाग का खेल।
मैंने तो अपना खेल खत्म ही कर दिया, गेम ओवर हो गया है। तो दिमाग का खेल यहाँ चल रहा है, बाकी अपना गेम ओवर। 14 को या 15 को हो सकता है कि गेम शुरू हो जाए। गणना का आधारभूत सिद्धांत, इसको पहले आप लिख लीजिए, इसको आप लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो आप लिख लीजिए। चलो समझ में आ गया है, ये चीज़ें लिख लीजिए। जब आएगा तो देखा जाएगा, एक तरफ से करेंगे कुछ ना कुछ काम ना लिखना है। गणना का आधारभूत सिद्धांत, गणना का आधारभूत सिद्धांत। गणना का आधारभूत सिद्धांत क्या है? मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए बस, और कुछ नहीं करना, बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए। तो मैं अगर बोलूँ फंडामेंटल ऑफ, आधारभूत, फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है ना, इंग्लिश में पीछे से पढ़ते हैं तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल इंग्लिश में पीछे से पढ़ते हैं। ठीक है, देखो इसमें कॉन्सेप्ट होना संभावना। संभावना, संभावना का मतलब है क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, ये संभावना है। मैंने बता ही दिया दिमाग का खेल है, तो लिखवा रहा हूँ, दिमाग में रखना है, चीज़ें समझना है। दिमाग का खेल है, इसको इंग्लिश में अगर बोलूँ माइंड कॉन्सेप्ट। जिसने कर लिया कॉन्सेप्ट क्लियर उसका हो जाए। संभावना क्या क्या हो सकता है, दिमाग का खेल है। चयन की घटना, चुनने के तरीके, चयन की घटना, चयन की घटना, चुनने के तरीके बता रहा हूँ। संख्या बनाना, संख्या बनाना, मैं यहाँ पर वो सारी चीज़ें लिखा रहा हूँ जो हमें आज के क्लास में सीखनी है। चयन की घटना, संख्या बनाना, वर्णमाला क्रम, वर्णमाला क्रम या फिर शब्द बनाना, अंग्रेजी शब्द बनाना, अंग्रेजी के शब्द बनाना, वर्णमाला क्रम, शब्द बनाना, रंगों का व्यवस्थीकरण, रंगों का व्यवस्थीकरण, जैसे संकेत के रूप में अपन लोगों ने बोला था कि उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है झंडा बनाना है, संकेत बनाना है, तो ऊपर भी लाल कर दिया, नीचे पीला कर दिया, इस तरह से तो संकेतों का व्यवस्थीकरण, तो झंडे संकेत, झंडा संकेत है ना, झंडे का संकेत। और यहाँ पर जो चयन की घटना, संख्या बनाना, वर्णमाला क्रम, इन दोनों में कॉन्सेप्ट ये है कि पुनरावृत्ति या पुनरावृत्ति की अनुमति, अनुमति नहीं, अरे यहाँ नहीं लिखा, पुनरावृत्ति या पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं। ये क्या है, कॉन्सेप्ट है, किसके लिए, वर्णमाला के लिए है और संख्या बनाने के लिए। चयन की घटना हो सकता है, लेकिन दो में ज़्यादातर देखा गया है कि इकाई में दो आए, सम संख्या आए और विषम संख्या आ जाए, प्राइम नंबर आ जाए, या फिर वर्णमाला में बोला गया है कि रिपीट नहीं होना चाहिए, ये होता है रिपीट, ये होता है रिपीट और ये होता है नॉन रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो
फिर कॉन्सेप्ट है, सीखेंगे, देखेंगे क्या ही होता है। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर दो। इसको नोट कर दो। ये इसके दोनों बता रहे हैं संभावना क्या क्या हो सकता है, संभावना क्या क्या हो सकता है। चलो देखो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और अब गणना का आधारभूत सिद्धांत है, गुणन सिद्धांत नहीं बोलते हो उसे। उससे पहले मैं आप लोगों को होशो हवास दिखा देता हूँ। अगर बहुत बेसिक एकदम जीरो से, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ। पहला है कंबल। अगर ठंड लग रही है, अगर ठंड लग रही है तो कंबल ओढ़ने के कितने तरीके हैं भाई? कंबल की अब कुछ नहीं, किसी के संख्या कितने कंबल है तो एक ही कंबल है, एक है तो एक ही तरीका, एक ही तरीका, एक ही तरीका नहीं। दूसरे पे आता है, दूसरे पे ये आता है जैसे मैंने बोला कि ए बी कोई शब्द है, लेटर है, लेटर से मिल करके वर्ड बना हुआ है। तो मैंने ये बोला कि इससे कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, तो आपने ये कहा सर ए को बी लेके बनाया जा सकता है या फिर बी को ए लेके बनाया जा सकता है, बी ए, बी ए। तो आपने कहा कि सर मुझे तो अब डिब्बे की जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है ले लो डिब्बे। तो तुमने कहा कि सर पहले वाले खाने में दोनों में से कोई एक आ सकता है। मैंने कहा ठीक है तो सर दोनों आएंगे। हाँ संभावना है, किसी ने कहा ए आए, किसी ने कहा बी आए, तो चलो तुम्हारा भी ले लेते हैं, तुम्हारा भी ले लेते हैं। तो पहले वाले खाने में दो आ सकते हैं और दूसरे वाले खाने में तो जब एक भरा जाएगा, उसने कहा कि सर दूसरे वाले में तो फिर एक आएगा। तो कहा कि दो गुणे एक बराबर दो। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें गुणा क्यों करना पड़ता है, कहे होता है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं तो यहाँ देख रहा था, मैं क्या देख रहा था, मैं ये देख रहा था कि अगर पहला वर्ड ए बी है तो दूसरा वर्ड बी ए है, इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है कि हम तीसरा बना पाएँ। अगर मैं कुछ लोग दिमाग लगा ले सर ए के नीचे बी लिख दिया या फिर कॉमन लिख दे, ये बुद्धि, ये वाली बुद्धि में लगा, देसी बुद्धि में, गाँव वाले नहीं लगा, है ना? ध्यान रखे रहना, ए बी या तो ये बनेगा या तो ये। तो आपको समझ में आया कि सर ये दो बने, अभी नहीं समझ में आ रहा मेरे कि ये गुणा कहे करते हैं। बस चलते हैं, बस बेसिक पे मैं चल रहा हूँ, उठा रहा हूँ। फिर मेरे पास आया 1 2 3, नहीं 1 2 3 1 4 3, 1 4 3 किसी का कॉन्सेप्ट हो सकता है, 11th वालों सीख लो है ना, इंग्लिश में 1 4 3। तो मैंने ये कहा कि अगर कॉन्सेप्ट बनाना है तो एक ले सकते हैं या फिर 4 ले सकते हैं या फिर 3। क्यों? ये बेसिक थी, मैं यहाँ से बता रहा हूँ कि अगर हमें इसके कॉन्सेप्ट बनाने हैं तो कितने बन सकते हैं। तो पहले वाले स्थान पर, पहले वाले स्थान पर 3 में से कोई एक आ सकता है, फिर किसी को फिक्स करना पड़ेगा, ठीक। दूसरे वाले स्थान पर, दूसरे वाले स्थान पर जब कोई एक फिक्स हो जाएगा तो हो सकता है यहाँ पर, या अगर एक फिक्स हो जाए यहाँ 4 आएगा, अगर 4 फिक्स हो गया तो 1 आएगा, यदि 3 फिक्स हो गया है, अगर 3 फिक्स हो गया है तो यहाँ 4 आएगा, अगर 4 आएगा तो 1 भी तो आ सकता है, अगर 1 आएगा तो 3 भी तो आ सकता है, यदि 4 आएगा तो 3 भी तो आ सकता है। सही बात है। समझते चलो कॉन्सेप्ट।
इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाले में 3 में से कोई एक आ सकता है, इसका मतलब यहाँ पर आपने 3 लिखा। दूसरे वाले में 2 में से कोई एक आ सकता है, आपने 2 लिखा। अब तीसरे वाले के लिए 1 4 यहाँ भर गए तो पक्का यहाँ 3 आएगा। 4 और 1 भर गया है, सुनो 4 और 1 भर गया है तो 3 आएगा। 3 और 4 भर गया है तो 1 आएगा। यहाँ तो गड़बड़ हो गया। अच्छा यहाँ 3 भर गया है, यहाँ यहाँ 4 भरा है, 1 भरा है तो 3 भरा, ठीक। अगर 3 और 4 भरा गया है तो 1 भरा गया। तो कॉन्सेप्ट समझिए कि हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं, कितनी संख्याएं बना सकते हैं। तो आप ये देखिए, मैं पहले संख्या बना रहा हूँ, 1 3 4 बन गई। फिर मैंने 1 की जगह 4 लिया, 1 की जगह 4 लिया और 1 को यहाँ लगा दिया। तो आप समझ रहे हैं कि मेरे कॉन्सेप्ट क्या बनाना है। कॉन्सेप्ट ये बनाना है कि 1 को पहले इसके साथ पूरा लीजिए, ये हो गया। अगर 1 4 3 हो गया, 4 1 3 ले लीजिए। फिर आप 4 3 1 ले लीजिए। फिर आप 1 4 3 हो गया। अब 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 1 4 हो गया, 3 1 4 हो गया। और बनाइए, 3 1 4 हो गया। 1 को स्टार्टिंग निकाल दिया, 4 को स्टार्टिंग, 4 को स्टार्टिंग निकाल दिया, 3 को स्टार्टिंग निकाल दिया। अभी 3 से और निकलेगा, 3 4 1 बनेगा। ये हो गए, बिल्कुल हो गए। अब 4 निकल गया, 3 निकला, 1 बचा हुआ है, 1 को निकालो। 1 को अगर आगे निकाल दें तो 4 है तो 3 कर लो, 3 है तो फिर यहाँ 4 हो जाएगा। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं बनाई जा सकती, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन है नहीं हमारे पास जिसको हम बना सके। तो हमें पता चला कि यार इनके लिए तो 6 है, 6 है। और यहाँ भी दिख रहा है कि अगर आपने पहले खाने में तीनों लेटर में से कोई एक भर दिया तो तीनों में से संभावना है, विकल्प है कि तीनों भर सकते हैं, ठीक है। फिर जब 3 में से एक कोई फिर हो जाएगा तो हमें ये पता चला कि अच्छा अब 2 बचे हैं लेटर, उनमें से कोई एक भर जाएगा। तो 2 ऑप्शन हमारे पास, 2 विकल्प रह गए कि हम 2 संख्या कोई भी भर सकते, तो 2 अपने जगह बना दें। अब 1 बचेगा तो क्या फिर हो जाएगा, तो 1 बचेगा। आपस में जब हमने इसको गुणा किया तो 6 मिला। तो ये कॉन्सेप्ट बन गया, ये कॉन्सेप्ट बन गया कि अरे सीधी सी बात है, देखो 12 से 12 जोड़ा तो 14, फिर 24, और फिर 12 से 12 और फिर 12 से 12 जोड़ा तो 36। तो हमारा दिमाग चला कि 12 को 3 बार लेने पर, जोड़ने पर 36 बनता, तो कहीं 3 से गुणा न कर दें। बस वही कॉन्सेप्ट है, चाहे गुणा करके पहुंचा दिया होता, चाहे सबको ऑप्शन बना के। तो होता क्या है कि छोटी संख्या तो हमने बना दिया, अब बड़ी संख्या आएगी तो चाचा भी ना बना पाए। ध्यान रखे रहना है कि फिर आपको थोड़ा सा इस तरह सीखना है कि हम गुणा वाला कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में ले आए कि जोड़ना और गुणा करना एक ही चीज़ होती है, बस वो विकल्प होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ 2 का बताया तो हम भी निकाल सकते हैं, 3 का बताया निकाल सकते हैं। अरे आप देखिए ना, ABC त्रिभुज, ABC त्रिभुज, चौथा क्वेश्चन चल रहा है, 5 से फल विभाग बता दें ABC। अब यहाँ पर बोला गया कि सर त्रिभुज बनाइए, कितने नाम से बना सकते हैं। तो मैंने कहा पहला तो नाम ABC, दूसरा नाम BAC, तीसरा नाम CAB। फिर मैंने कहा A आ गया शुरू में, आ गया B आ गया शुरू में, C आ गया शुरू में, ठीक है। लेकिन A के साथ C आगे आकर के B बना सकता है, BA के साथ C आगे एक बना सकता है, CA के साथ B आगे आके बना सकता है। अब कहाँ ऑप्शन ना बचा है, अब कम ऑप्शन बचा ही नहीं कि और कुछ बनाना। आपको समझ में आ रहा है। और ब्रैकेट बनाएंगे तो पहले वाले में 3 लेटर जाएंगे, 3 में से कोई एक, मतलब ये जो लिखा जाते हैं लेटर में, ये दिखाया जाता है कि हमारे पास इस स्थान पर रखने के लिए कितने विकल्प हैं। 3 विकल्प है, 3 में से कोई एक आ सकता है, जगह यहाँ बताई जाती है। फिर जब इसमें से एक भर जाएगा तो हमारे पास जो 2 ऑप्शन रह गए हैं वो कहाँ कितने बार से भरे जा सकते हैं, 2 बार से भरे जा सकते हैं, 2 हो जाता है। अब एक लेटर यहाँ भर जाएगा, 3 गुणे 2 गुणे 6। तो इस तरह से आपको समझना।
अब मैंने एक जगह बताया था पुनरावृत्ति और पुनरावृत्ति नहीं, तो ये तो है पुनरावृत्ति नहीं। अगर पुनरावृत्ति हो गई होती कि यहाँ पर जो लेटर भरा गया है वही लेटर यहाँ भी भर सकते हैं और वही लेटर यहाँ भी भर सकते हैं, तो पुनरावृत्ति की कॉन्सेप्ट में ये होता है कि सर अगर 3 लेटर का था तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 प्रकार में फिर सकता है, 3 प्रकार में फिर। अब इसकी कॉम्बिनेशन बनाना कठिन है, फिर भी मैं बना सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि बना नहीं सकते भाई। 6 तो आपने बनाए हैं, अब ऐसा हो सकता है कि 2 यहाँ पर 1 आ जाए और 3 बच रह जाए, फिर पूरे में 1 हो जाएगा, फिर पूरे में 4 हो जाएगा, इस तरह से तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। इसलिए मल्टीप्लाई करने का कॉन्सेप्ट आपके सामने है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो कमेंट आज जरूर मारना कि सर ये ऑप्शन वाला ये जो ब्रैकेट बना करके रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग या फिर हम गुणा ही क्यों करते हैं, और जो मैं गुणन सिद्धांत बताने वाला हूँ बेसिक इसका आधारभूत सिद्धांत का गुणन सिद्धांत, वो आपको पता होना चाहिए और आपको अच्छे से माइंड में सेट होना चाहिए कि सर आपने जो गुणा करने के लिए फार्मूला बताया है m×n जो लिखवा दिया गया है वो कहीं लिखाया गया, मैं वो बता रहा हूँ। ये m×n आपकी बुक में लिखा हुआ, लेकिन गुणा ही क्यों करते हैं उसका कॉन्सेप्ट है कि आप काउंटिंग करके जोड़ लीजिए या फिर कुछ भी बार है तो गुणा करके रख दीजिए। तो उस तरह से हमें सीखना पड़ेगा, ये यहाँ से आते हैं और गुणा वाले कॉन्सेप्ट। रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, अगर रिपीटिंग है 3 × 3 तो यहाँ पर जाता है 27। तो इस तरह से आपने ये सीख लिया कि नंबर हो या फिर ये है जो भी है कुछ भी है वो आपको किस तरह से पढ़ना होगा ये समझ में आ रहा है। जैसे अभी 4 हो गए, इनको अगर आपको लिखना है लिख लीजिए, नहीं लिखना है ना लिखिए, सीख लीजिए कॉन्सेप्ट। दिमाग का खेल है, पहले बता दिया था और दिमाग चल रहा है। जिसका दिमाग चलेगा वो खेलेगा, जो खेलेगा वो झेलेगा और वही जीतेगा। चलो आगे चलते हैं। सीधे प्रसारण कहाँ से हो रहा है? सपना से, है ना। सपना से प्रसारण कहाँ तक जा रहा है? भोपाल तक जा रहा है। और भोपाल से और कोई पढ़ रहा हो तो कमेंट में आप देना है कि कहाँ से पढ़ रहे हो, पता तो चलेंगे वो किस राज्य में और किस जिले से हो। कमेंट तो मारना नहीं ना, कमेंट मार दोगे तो लफड़ा हो जाएगा। चलिए कमेंट तो मारते ही, कमेंट तो मार दिया करो ना कि अच्छा लगा, समझ में आया या डाउट क्लियर है कि नहीं क्लियर है, लिख दिया करो, उसमें क्या। देखते हैं मैं क्या बताने जा रहा था कि जैसे रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया है, मैं गुणन सिद्धांत बताना था, उससे पहले कुछ भूल रहा था, तो क्या भूल रहा है? गुणन सिद्धांत का कॉन्सेप्ट तो हो गया। अब उसका जो बेसिक स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट पे चलते हैं, है ना। बेसिक स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट पे चलते हैं। तो कुछ और बताना था, भूल रहा है क्या बताना था। अभी मैंने कुछ बोला है बताने के लिए और वही, चलो जब आएगा तो फिर देखेंगे। अभी तो पहले कॉन्सेप्ट करा देंगे, लिख लीजिए, जो पूरा लिखना बोर्ड भर जाएगा। यदि एक घटना M, ये घटना M भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, तदुपरांत एक अन्य घटना N भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, तो दिए हुए क्रम में
दिए हुए क्रम में दोनों घटनाओं के भिन्न तरीकों के घटित होने की कुल भिन्न संख्या m गुणे n, ये कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा था। ये स्टेटमेंट है आधारभूत का गुणन सिद्धांत है। गुणा करके डायरेक्ट हमें पता करना है कि कितने ऑप्शन वहां पर हैं, कितने विकल्प हैं, टोटल कितना फॉर्मूला होगा। नोट यदि कोई तीसरी घटना P भिन्न तरीकों से घटित हो तो घटित होने की कुल भिन्न संख्या m और n तो हो चुकी थी, तीसरी घटना P आ गई तो P से तीसरी आ गई तो P से इस तरह से हमें कॉन्सेप्ट इसे समझना होगा कि हम गुणा क्यों करते हैं, ये आपको समझना होगा। लिख गया है? अगर लिख गया है तो मैं इसे रिलीज करना शुरू करूँ। अब इस पर बेस्ड 6.1 पूरा आपको इसे समझना है और इस पर मैं बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से उठाऊंगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। बहुत छोटे क्वेश्चन से उठाऊंगा, बहुत छोटे क्वेश्चन से उठाऊंगा। पहला क्वेश्चन राम को घर जाने के लिए 3 बाइक और उन्हीं में से किसी एक से लौटने को कहा जाए तो वह कितने तरीकों से आ सकता है? समझिए पहले आंसर समझो। अगर राम को घर जाना है, उसके पास 3 बाइकें हैं, तो जाने के ऑप्शन कितने, जाने के विकल्प उसके पास कितने हैं? जाने के विकल्प है 3, क्योंकि वो 3 बाइकें किसी एक बाइक से जा सकता है और उन्हीं में से किसी एक से लौटने को कहा जाए। तो जब जाने के विकल्प 3 है और किसी एक से लौटना है, क्वेश्चन में ये नहीं कहा, अभी तो हमें पता नहीं कि क्वेश्चन कितने टाइम में बनेंगे। तो पहला है कि हम दिमाग लगाए जाने के 3 हैं, उसने बोला किसी एक से लौटना है, फर्क नहीं पड़ता किस गाड़ी से गए। तो हो सकता है कि तुम जिस जा रहे हो उसी गाड़ी से वापस आ जाओ, या फिर हो सकता है कि जिस गाड़ी से गए हो उसके अलावा दूसरी गाड़ी से आ जाओ वापस। ऑप्शन है, दिमाग है कि भाई यही तो इसको प्रैक्टिकली समझने की जरूरत है। कि अब कोई बोले सर बाकी तो वही खड़ी है, अरे भाई मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि वहाँ चली गई सारी,
ऑप्शन ये नहीं जानना है, घर जाने के लिए 3 बाइकें हैं, आने के लिए 3 बाइकें। तो आपको समझ में आया कि लौटने के लिए उन्हें 3 गाड़ी से कोई ना आएगा, कोई किसी एक से आएगा, तो उसको भी समझ में ये। तो यहाँ पर बोला गया है कि इससे पहले मैंने लिखा था कि अगर एक घटना जाने की घटना घटित होती है M और दूसरी घटित होने वाली जाने की घटना 3 होगी और दूसरी घटित होने वाली घटना, तो इस तरह से में M बराबर 3 और N बराबर 3। तो हमें पता चलता है कि कुल भिन्नात्मक घटनाएं के लिए हो जाएंगी 3 वो 9 तरीके से जा करके वापस आ सकता है। ठीक बात है, इस तरह का ये कॉन्सेप्ट है। मैं भी एक अच्छे से करा दूँगा, मतलब जिस तरह से आंसर वहाँ देना है, पहले मैं समझा रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट कि आप लोग समझ जाइए ये प्रश्न किस तरह के हैं। अब एक किताब का क्वेश्चन लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आए। आप लोगों को आपकी किताब में नहीं होगा, मैं बोर्ड की किताब लिया हूँ, उससे करा रहा हूँ। रायपुर से नागपुर, रायपुर से नागपुर के बीच 20 बसें चलती हैं, 20 बसें चलती हैं। यदि मोहन बस थोड़ा सा फर्क है, यदि मोहन रायपुर से नागपुर किसी एक बस से जाकर किसी अन्य बस से लौटना चाहे तो वह कितने प्रकार से संभव है। अब ये हो गया क्वेश्चन। अब इसको कराना है हल, दिया है चूंकि रायपुर से नागपुर के लिए 20 बसें चलती हैं, ये तो क्लियर है। इसलिए मोहन द्वारा नागपुर जाने के तरीके, M बराबर 20। ये क्लियर होना चाहिए कि वो अगर रायपुर से नागपुर के लिए 20 बसें चलती हैं तो 20 में से किसी एक से भी जा सकता है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। तो उसके पास ऑप्शन कितने हैं, तरीके कितने हैं जाने के? 20 तरीके हैं। 20 में से किसी एक से जा सकता है। आज इससे गया है, मन पड़ेगा तो बदल जाएगा, मन पड़ेगा तो 20 तरीके से बदल सकता है। प्रश्न कहता है यदि मोहन रायपुर से नागपुर किसी एक बस से जाकर किसी अन्य बस से लौटना चाहे, मतलब जिससे जाता उससे न लौटेगा, तो एक साथ 2 बसों में नहीं जा सकता। अगर कलुआ की बस से गया है तो लौटेगा तो रमुआ की बस से लौटेगा, अब मोहना की बस से गया है तो शमुआ की बस से लौटेगा, या फिर राम मूर्ति से गया है तो फिर ठाकुर वाली मुन्ना सिंह की बस से लौटेगा। फिर ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर जाने में तो ठीक है, सगली बस के ऑप्शन है, लेकिन लौटे में एक गड़बड़ ये हो गई कि जमुने से जाता उससे वापस नहीं आता। मतलब राम मूर्ति से अगर तुम गए हो तो फिर आपको
समझ लो, प्रांजलि से आना पड़ेगा, पुष्पांजलि से आना पड़ेगा, जाहिर से आना होगा। तो लौटने के लिए आपको 19 ऑप्शन बचेंगे, क्योंकि एक बस से तो नहीं आना, जिस बस से आप गए तो आपको समझना पड़ेगा। प्रश्नानुसार 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 लौटने के लिए किसी अन्य बस से आना है, तब 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 मोहन के पास लौटने के तरीके n बराबर 19। क्यों? क्योंकि जिस बस से गया था उस बस से वो नहीं लौटा, इसका प्रश्न में ऐसा कहा गया। ये प्रश्न आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो लिख लीजिए, नहीं मिटा दूंगा मैं, आपको पीछे वीडियो करके देखना पड़ जाएगा। लिख देंगे, अतः किसी बस से रायपुर से नागपुर जाकर किसी अन्य बस से लौटने, अतः किसी बस से रायपुर से नागपुर जाकर किसी अन्य बस से लौटने के मोहन के पास 20 गुणे 19, यहाँ पे बिना m गुणे n बराबर 20 गुणे 19 बराबर 380 तरीके होंगे। यह है आंसर। इस तरह से आपको आंसर समझना पड़ेगा। ये कंप्लीट हो गया है। इस क्वेश्चन की तरह से मैंने जो क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को, वहाँ से आप समझ लीजिएगा और समझिए। एक नया कॉन्सेप्ट है, नया तरीके का है। मैंने प्रश्न लिख देता हूँ, क्या ही है। किसी शहर में 4 सिनेमा हॉल, 3 लड़कियां अब शहर क्या पता भोपाल में हो, 3 लड़कियां उस शहर में आती है। प्रत्येक लड़की अलग अलग सिनेमा हॉल में फिल्म देखना चाहती है। प्रत्येक
लड़की अलग अलग सिनेमा हॉल में फिल्म देखना चाहती है। बताओ कितने प्रकार से फिल्म देख सकती है? बताओ कितने प्रकार से फिल्म देख सकती है? समझिए आप, समझिए बहुत अच्छे से, अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैं अब उस तरह नहीं लिखा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन हल करना बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों की अगर माइंड की कैपेसिटी बढ़ गई होगी, सोचने की क्षमता बढ़ गई होगी, तो हो सकता है कि आप लोग इसे हैंडल कर लें। क्या है, जैसे मैंने बोला 4 सिनेमा हॉल है, तो हमारे पास ऑप्शन कितने रहेंगे? 4 में वो अब गर्ल गर्ल और गर्ल 3 गर्ल है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि पहली गर्ल किस किस सिनेमा हॉल में जा सकती है, तो वो इसमें भी जा सकती है, इसमें भी जा सकती है, इसमें भी जा सकती है, इसमें भी जा सकती है। उसके पास पहली गर्ल को बैठने के 4 तरीके हैं। ठीक बात है। और फिर वो जाकर के एक में बैठ गई, तो वो G1 G2 G3 G1 बैठ गई, इसे कर दिया क्रॉस। अब दूसरी जो गर्ल है वो कितने तरीके से बैठ सकते, उसके पास कितने ऑप्शन है सिनेमा जाने के? अब एक तो बुक हो गया, तो 1 2 3 तरीके हैं उसके पास। ठीक बात है। और फिर तुमने बैठा दिया, ये भी क्रॉस। अब जो तीसरी गर्ल है वो कितने तरीके से सिनेमा में जा सकती है? तो तीसरी गर्ल को सिनेमा में जाने के 2 ऑप्शन है, और यहाँ पर उसको बैठा दिया गया। कॉन्सेप्ट ये कहता है घटना 3 हुई है, तीनों का आपस में गुणा होता है, m गुणे n गुणे b बराबर 4 गुणे 3 गुणे 2, 4 × 12 गुणे 24। 24 तरीके हैं उन लोगों के सिनेमा देखने के, 24 तरीके। अगर किसी को इस तरह समझ नहीं आया तो मैं क्या करूँ, फिर भी मैं एक बार और समझा देता हूँ, उल्टा कर दो। 3 गर्ल हैं और हमारे पास सिनेमा हॉल है 4 ठो। हमारे पास सिनेमा हॉल है 4 ठो, तो ये वाली लड़की 4 सिनेमा हॉल है, तो चारों सिनेमा हॉल में से देख सकती है। दूसरे वाली लड़की अब एक सिनेमा हॉल तो यहाँ चला गया, तो 3 बचे, तो 3 यहाँ देख सकती है, दूसरी वाली कहीं से भी कभी कॉन्सेप्ट नहीं होना है, आपको चाहिए होता है। तो आपको कैसे भी सीखना हो सीख लीजिए। मैंने ये बताया है कि ये जो कॉन्सेप्ट है दिमाग वाला, ये है बताता है तरीके कि पहली लड़की कितने तरीके से जा सकती है, दूसरी लड़की कितने तरीके से जा सकती है, और तीसरी लड़की कितने तरीके से जा करके बैठ सकती है, मूवी देख सकती है। कौन सी? महाभारत। वैसे 3 मिनट किस तरह से आएगी, अगर समझ में नहीं आया तो मैं फिर से समझा सकता हूँ, है ना? कर देते हैं। क्या ही क्वेश्चन लिखा हुआ था, बोला किसी शहर में 4 सिनेमा हॉल है, मैंने 4 सिनेमा हॉल बना दिए। फिर उसने बोला कि 3 लड़कियां उस शहर में आई और प्रत्येक लड़की को अलग अलग सिनेमा हॉल में जाकर के देखना। इसका मतलब है नॉन रिपीटिंग, मतलब एक में तो दोनों ही देख सकती है ऐसा। फिर हमने भी सोचा कि अगर जो पहली गर्ल है वो चारों में से किसी एक में जा सकती है, बिल्कुल सही बात है, तो उसके पास तरीके हैं 4 तरीके से फिल्म देख सकती है। या तो यहाँ, या तो डीबी मॉल में, पीपल्स मॉल में, या फिर और एक आध छोटे मोटे मॉल होंगे, जैसे ज्योति टाकीज हो गया है, जैसे अपना रंग महल वाला हो गया। अगर भोपाल की बात करता हूँ तो भोपाल में आप रंग महल में जाके देख लीजिए, ज्योति टाकीज में जाके देख लीजिए, या फिर डीबी मॉल में देख सकते हैं, डीबी मॉल में देख लीजिए, और या फिर पीपल्स मॉल में देख लीजिए। 4 जगह आप जा करके देख सकते हैं भोपाल में। तो ये लोगों ने 4 सिटी चुनी। फिर दूसरी जब लड़की आई तो भाई एक तो भर गया, अब 3 बचे, तो 3 तरीके हैं इसके पास, चाहे यहाँ दे दे, चाहे यहाँ दे दे। और तीसरी गर्ल जो आई उसके पास
अब ये वाला तो भर गया इसके लिए, तो तीन, उसके बाद दो ऑप्शन बचे, ऑप्शन मतलब विकल्प कितने हैं, उन सबका कॉम्बिनेशन दैट इज द आंसर। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, कहाँ NCR NPR लगा लगा करके अपना दिमाग खा है, जितना आसान रहेगा उतना जल्दी आएगा। चलो आंसर, भाषा लिखनी है आपको, भाषा लिखनी पड़ेगी, बनाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, इस तरह से आप सोचिए और करिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, बस टाइम तो लग ही रहा, स्पीड थोड़ा कर लेना, अगर लगे तो स्पीड कर लेना, लेकिन आप लोगों को ये क्वेश्चन इस तरह से आपको सीखना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग आपको थोड़ा सा बुक के देखते हैं, बुक में क्या कॉन्सेप्ट का सिखाया है, फिर देखते हैं आगे। देखो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे M1 M2 के लिए मैंने सिखाया था कि अगर P1 P2 और P3 पैंट मान लो और शर्ट, तो P1 पैंट के साथ S1 शर्ट और S2 शर्ट पहनना है, P2 पैंट में S1 शर्ट और S2 शर्ट पहनना है, और P3 पैंट के साथ S1 शर्ट और S2 शर्ट पहनना है। क्या तरीके हैं, तरीके बता दूँ तो आप ये देखिए कि हमारे पास P1 है, P2 है और P3 है, राइट ना। तो S1 S2 दो ऑप्शन है हमारे पास, तो P1 के पास भी दो ऑप्शन है, वो P1 S1 करे या फिर P2 S2 करे। बहुत आसान समझा दिया है इसमें। इसी तरह से P2 S2 करे या फिर P2 S1 करे, कुछ भी हो सकता है, या फिर P3 S1 करे और P3 S2 करे। तो आपके पास समझ रहे हो कि P1 को दो तरीके हैं दो शर्टों के साथ पहनने के, P2 को भी दो शर्ट के साथ पहनने के तरीके, और एक तो टोटल 2 2 4 2 6। और अगर इससे करें तो आपको समझ में आ रहा है कि P1 को S1 S2 के साथ दो तरीके से पढ़ा जा सकता है, इसके भी दो तरीके, इसके भी दो तरीके, 2 2 4 भी। और यदि गुणा कर दिया 2 2 4 2 8 हो जाएगा। तरीके क्या हैं, तरीके समझना पड़ेगा अपन को, तरीके समझना पड़ेगा। अभी आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं, अभी आपस में इंटरचेंज भी तो कर सकते हैं। अगर ये इंटरचेंज करेंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि क्या बनाना पड़ेगा, है ना। तो कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा कि अगर इंटरचेंज करेंगे इसका मतलब ये है कि P1 S1 के साथ जा सकता है या फिर P1 S2 के साथ जा सकता है। तो इसके पास दो ऑप्शन है, इसके पास भी दो ऑप्शन है, और इसके पास भी दो ऑप्शन है, 2 2 4 2 6, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6। अब नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अब मल्टीप्लिकेशन वाला आप लोगों को सिखा देता हूँ। समझिए हमारे पास 3 पैंट है और हमारे पास 2 शर्ट है, बस इस तरह। ये S1 S2 चला जाइए इस तरह से। अगर 3 पैंट हैं और 2 शर्टें हैं और ये सब अलग अलग हैं, इनकी काउंटिंग भी अलग अलग होगी, सेम नहीं है, तो यहाँ आप समझिए ना, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। और यहाँ पर शर्ट S1 S2 है, आपको समझ आ रहा है कि P1 पैंट के साथ दो ही पहले जा सकते हैं, एंड या नहीं P2 इसलिए ये यहाँ पर ऐड होगा, इसलिए यहाँ पर ऐड होगा। ऑप्शन चेक करिए ना, हमारे पास S1 S2 को पहनने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं S1 के लिए, 3 तरीके हैं S1 के लिए, और शर्ट कितनी है, इसलिए 3 में कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, बिना कॉन्सेप्ट के कुछ नहीं आता। कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा तब आता है, बिना कॉन्सेप्ट के नहीं आता, ठीक है ना।
तो ये वो चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इसमें सीखने पड़ेंगे ना। क्या सीखना है? सीखना ये है कि हम P1 से कितना पढ़ सकते हैं। तो P1 से 2 तरीके हैं, P2 से कितने 2 तरीके हैं, और P3 से 2 तरीके हैं, और तरीकों को जोड़ा जाता है, तरीकों को जोड़ा जाता है, बस वही है। हर जगह बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं आता है, समझना पड़ता है। क्या इनसे कोई रिलेशन था? नहीं था। अगर ये सारे पॉइंट सेम हो जाते तो कुछ ना कुछ बात होती है, फिर कुछ ना कुछ बात होती है। चलिए, इसमें लिखा हुआ है रोज, आपके एग्जाम्पल में लिखा हुआ है रोज, और बोला है कि इससे अर्थ या अर्थहीन वर्ड बनाना है, अर्थ या अर्थहीन वर्ड बनाना है। अर्थपूर्ण भी बोलते हैं या अर्थहीन, अर्थपूर्ण या अर्थहीन वर्ड बनाना। तो आपको समझ में तो आ गया है सर, 4 अगर वर्ड हैं तो 4 शब्दों से मिला के बनाना है, तो 4 वर्डों की खाने हमें जरूर पड़ेगी, रिक्त स्थान जरूर पड़ेगी। तो हमारा दिमाग पहले पुराने वाले को गया, क्योंकि हम पीछे पढ़ के आए हैं। अगर पीछे पढ़ के आए हैं तो हमारा दिमाग ये कहता है कि पहले वाले को 4 में से कोई लेटर भर जाएगा। तो 4 तरीके हो गए, किसी एक लेटर की खाने, आर ओ ऐसी कोई भी आ सकता है, और फिर एक भर गया तो उसके बाद 3 खाने बचे। इसका मतलब ये है कि अब 3 वर्ड या मतलब एक लेटर के लिए कोई भी इनमें से कोई भी एक लेटर 3 जगह कहीं भी भरा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि फिर तीसरा लेटर जो बचा वही आर आया, आर चारों में से कहीं बैठ सकता है, 4 ऑप्शन। ओ आया, 3 में से कहीं बैठ सकता है, 3 ऑप्शन। एस आया, 2 में से कहीं बैठ सकता है, तो 2 ऑप्शन। ई आया, ई अब एक डब्बा बचा है, तो क्या ऑप्शन? 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे सीधा 4 3 12 गुणे। अब इसे लिखना हमें बेस्ट तरीके से, ताकि हमारा CBSE में अच्छा नंबर आ जाए भाषा के साथ। अगर आया इस तरह का तो मैं भाषा के साथ लिखा देता हूँ, आप लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट बना लेंगे। हल दिया गया शब्द रोज, चूंकि दिए गए शब्द रोज से अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात करना। शब्दों की संख्या ज्ञात करने के लिए ऐसा बात ज्ञात है, या हम जानते हैं, ज्ञात है कि 4 रिक्त स्थान भरे जाएंगे। पहले से हमें ज्ञात है ना, क्योंकि 4 वर्ड हैं, 4 वर्ड से मिलकर के बनेगा। तो यहाँ आप बॉक्स बना दीजिए 4। और क्वेश्चन में बोल के ये रखा हुआ है कि पुनरावृत्ति अनुमानित नहीं है, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, क्योंकि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, क्योंकि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। ठीक है, इसलिए पहले
पहले स्थान में, इसलिए पहले स्थान में 4 अक्षरों में से, पहले स्थान में 4 अक्षरों में से कोई भी एक भरा जा सकता है। समझो बात, पहले स्थान में 4 अक्षरों में से कोई भी एक भरा जा सकता है, तो तरीके होगा 4, क्योंकि पहला लेटर आ सकता है, दूसरा आ सकता है, तीसरा आ सकता है, चौथा आ सकता है। इसका मतलब पहले ही खाने में 4 तरीके से कोई भी लेटर आ सकता है। पहले स्थान में 4 अक्षरों में से कोई एक भरा जा सकता है। इसके बाद दूसरे स्थान में शेष 3 अक्षर विभिन्न तरीकों से भरे जाएंगे। यही क्रम तीसरे स्थान व चौथे स्थान में भी भरा जाएगा। तो इस तरह से आपको ये पता चलेगा कि पहला लेटर इस स्थान पे आकर के भर जाएगा। अब 4 में से कोई भी है तो उसके पास 4 तरीके, फिर दूसरे के लिए 3 तरीके, तीसरे के लिए 2 तरीके और चौथे के लिए 1 तरीके में भरा जाएगा। अगर ये लिख गया या फिर इसके नीचे जो लिखना है मैं बगल में लिख देता हूँ। इस प्रकार 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 4 में 12 गुणे 24। आप पहले लिखिए फिर मैं उनका लिखा। देखिए इस प्रकार 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 24 गुणन सिद्धांत द्वारा जो मैंने सिखाया m गुणे n गुणे p गुणे 24 होंगे। अतः शब्दों की अभीष्ट संख्या 24 है। अतः शब्दों की अभीष्ट संख्या 24 है। इस तरह से लिखिए। अतः रोज शब्द का प्रयोग करके अभीष्ट शब्दों की संख्या 24 है। इस तरह से और ये जो कोई पूछेगा कि सर वो अंदर जो 4 ब्लॉक बनाए थे वो खाली थे, तो खाली ही रखो, कोई दिक्कत नहीं।
भर भी सकते हैं, खाली रखिए आप उसे खाली ही रखिए। तो इस प्रकार से हमने गुणन सिद्धांत को अच्छे समझ रखा है कि किस तरह से गुणन होता है, क्यों होता है, क्या उसकी वजह है। वो मैंने स्टार्टिंग में काफ़ी छोटे से लेवल से उठाया है, तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। 1 घंटा 10 मिनट हो गया है, तो मुझे लगता है ये पहले पार्ट के लिए इनफ है। दूसरे पार्ट के लिए फिर हम लोग 6.1 को ओके कर लेंगे। लेकिन कुछ लड़के कह रहे हैं कि सर 10 मिनट और बढ़ा दीजिए तो क्या हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, समझा देता हूँ और समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत है, भाषा बढ़ाना मैंने सिखा दिया है। भाषा बढ़ाना मैंने सिखा दिया है तो आप ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 जो है, समझो एग्जाम्पल नंबर जो 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2, उसमें ये बोला है कि भिन्न भिन्न रंगों के दिए हुए 4 झंडे हैं, अलग अलग कलर में हैं, ग्रीन, येलो, पिंक और रेड। आज रेड मेरा भी है, मुझे पता है कि रेड वाले कौन है। कितने भिन्न भिन्न रंगों के 4 झंडे से कितने भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं। यदि संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे 2 झंडों की आवश्यकता पड़ती है, तो संकेत बनाना होगा, तो 2 झंडों की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से बनाया जाएगा और जो भी बनाया जाएगा देखा जाएगा। तो आपको ये समझ में तो आ गया कि हमारे पास 4 कलर हैं और ऑप्शन है यहाँ पर हमारे पास, जगह जो है वो 2 है। अब चाहे डब्बा इसे लिखो चाहे डब्बा इसे लिखो, अपने का पड़ता है कॉन्सेप्ट है। तो अगर दिमाग में ये चला दिया जाए कि हमारे पास 4 कलर हैं और पहले वाले खाने पर कोई भी कलर आ सकता है, तो चारों कलर पहले डिब्बे में 4 तरीके से हो सकते हैं। सही बात है। अब 2 कलर का बनाना है, रिपीटिंग नहीं होना चाहिए। अगर भाई तो एक झंडा ना बनाए, कैसे बनाएंगे, फिर ये ना झंडा हो जाएगा। भाई दोनों अगर सेम कलर के होंगे तो झंडा संकेत बना ही नहीं, क्योंकि 2 कलर का संकेत तभी कहलाएगा जब 2 कलर का होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसमें ग्रीन भी आ सकता है, येलो भी आ सकता है, पी भी आ सकता है, आर। तो पहले खाने में झंडे के कलर भरने के 4 तरीके हैं और फिर एक भर जाएगा। जब एक भर जाएगा तो कोई भी एक गायब हो सकता है, मुझे नहीं पता कि कौन सा वाला भर जाएगा, लेकिन एक अगर रहेगा तो बाकी 3 तो रहेंगे। अगर 3 रहेंगे तो तरीके हो गए 3। दिस इज 4 और 3 into 12। यही कॉन्सेप्ट आपके बुक में दिया हुआ है, यही कंसेप्ट आपकी बुक में दिया। गुणा करने का तरीका आप समझिए ना, गुणा हम क्यों कर रहे हैं। भाई आप जी के साथ वाई ले लेंगे, जी के साथ पी ले लेंगे, जी के साथ आर ले लेंगे, समझिए 12 तो बना देता हूँ, ये हो गया। अब वाई के साथ जी ले लीजिए, वाई के साथ पी ले लीजिए और वाई के साथ आर ले लीजिए, या फिर पी के साथ जी ले लीजिए, पी के साथ वाई ले लीजिए और पी के साथ आर ले लीजिए, या फिर आर के साथ जी ले लीजिए, आर के साथ वाई ले लीजिए और आर के साथ पी ले लीजिए। काउंट कर लो 3 3 6 3 9 3 12। इसके अलावा तुम आपका आगे दौड़ा माफी का ऑप्शन आएगा। तो आप समझिए, अब इन सबको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब 12 जोड़ लीजिए, या फिर कॉन्सेप्ट ये बनाइए कि हमारे पास ऑप्शन थे पहले के लिए 4 और दूसरे के लिए ऑप्शन थे 3 कलर करने के लिए 4 थे। दिस इज द फैक्ट, दिस इज द माइंड कॉन्सेप्ट, ये है उसका शॉर्ट फॉर्म। गुणन सिद्धांत पर है। जब बड़ी बड़ी चीज़ें आने लगती हैं तो फिर समझ में आना थोड़ा सा दुष्कर हो जाता है। तो उसके लिए और इसी झंडे से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल नंबर 4, अब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो मैं बता दूँ कि अगर ये समझ में आ गया है तो फिर वो भी समझ में आ जाएगा। चलिए आगे जाओ।
यहाँ पर एक एग्जाम्पल नंबर 3 दिया हुआ है, बहुत अच्छा है। थोड़ा सा बेसिक स्टार्ट करते हैं। 2, 3, 4 और 5 कितनी दो अंक की सम संख्याएं बन सकती हैं? बहुत बढ़िया, बहुत सही बन सकते हैं। सम संख्या बनाना, इसका मतलब आप तो समझ गए कि यहाँ फिक्स करना पड़ेगा 2 और 4। सम संख्या बनाने के लिए 2 और 4 तो चाहिए ही चाहिए। और पुनरावृत्ति की जा सकती है, अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पास भरने के 5 तरीके हैं। ये बिल्कुल डन हो गया है। पुनरावृत्ति अगर की जा सकती है तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। अब पुनरावृत्ति वाले से क्या प्रॉफिट मिला? सर आपको क्या मतलब था पुनरावृत्ति से? मतलब ये था क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पास या तो 2 या तो 4 आएगा, तो यहाँ भी रहेगा 4 भी ना रहे, इसके लिए पुनरावृत्ति उसने देख क्वेश्चन में रखा। भाई उसको कहने का मतलब ये है कि क्या यहाँ अगर मान लो एक संख्या बन गई 22, तो क्या आप सही मानेंगे संख्या को? तो क्वेश्चन ने बोल दिया कि हाँ भाई अगर यहाँ पास पुनरावृत्ति का मतलब है 2 तो सेम अंक, तो उसने बोला पुनरावृत्ति अलाउ। मान ले अलाउ ना होती तो यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन होते कैसे? तुम्हें पता है कि 1 जाएगा, तुम्हें पता है 3 जाएगा, तुम्हें 5, मतलब हमारे पास 3 तरीके थे वहाँ पर भरने की। अगर पुनरावृत्ति नहीं होती तब, अब पुनरावृत्ति है तो 4 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है। तो यहाँ पर तरीके हो गए 5। अब यहाँ पर तरीके, तो हमें पता है कि यहाँ पास ना खाली स्थान तो 1 है, लेकिन ऑप्शन 2 तरीके, ऑप्शन 2 है हमारे पास। ऑप्शन के विकल्प 2 है ना, कि 2 भरे कि 4 भरे। तो हो सकता है कोई 2 भरेगा, हो सकता है कोई 4 भरेगा, तो हमारे पास तरीके हो गए 2। 2 तरीके का मतलब है 5 गुणे 2 बराबर 10। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो परेशानी पहले हमको बताया डाउट, नहीं तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल टूट गया होगा। उसने बोला था सम संख्या बना ली, तो हमें समझ में आ गया कि इकाई में या तो 2 या तो 4 होगा यहाँ से। फिर मेरे को अपने अंदर डाउट आया कि यार 1, 2 और 4 तो इकाई फिक्स कर दी, यहाँ पास क्या क्या है? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, पूरे आएंगे कि विषम संख्या आएगी? क्योंकि तो उसने क्वेश्चन लिख दिया कि अनुमति है पुनरावृत्ति की। इसका मतलब 2 और 4 आएगा, तो 3 को पहले से 2, 5 ऑप्शन क्लियर। ओके, समझ में नहीं आ रहा बता देना, समझाने की पूरी कोशिश है। उदाहरण नंबर 4 कह रहा है यदि 5 विभिन्न झंडे उपलब्ध हैं, अभी बनाए थे 4, अब बना दिए 5। देखो ये हो गया रेड हाउस, ये हो गया ग्रीन हाउस, ये हो गया येलो हाउस, ये हो गया कौन सा वाइट, ब्लैक। काले हैं तो क्या हुआ? वो वाली बात, ब्लैक ही। हाँ, 5 झंडा है। बोला है कि विभिन्न संकेतों की संख्या ज्ञात कीजिए, कम से कम 2 झंडों को ऊर्ध्वाधर दंडबद्ध क्रमबद्ध एक दूसरे के नीचे रख कर उत्पन्न किया जा सकता है। समझना, यहाँ पर शब्दों को बहुत बड़ा खेल है। कम से कम 2। उसने ये नहीं कहा कि ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक, लेकिन उसने ये कह दिया कम से कम 2 तक आ जाए। इसे नहीं लगा तुम्हारे पास कम से कम 2 पेन होनी चाहिए। तुम्हारा दिमाग लगा था शायद 10 पेन से 10 हो चाहे 50 मेरे कार्ड लेना देना, तुम्हारे पास 2 होनी ही चाहिए। 2 से ज़्यादा हो जाए, 2 से कम ना हो, नहीं भगा देंगे पेपर से। तो उसका मतलब ये अधिक से अधिक कुछ भी हो सकता है, जहाँ तक उसकी लिमिट होगी, लेकिन कम से कम कुछ। अगर मान लो क्वेश्चन बोल देते ना अधिक से अधिक आएगा, तुम लोग को प्रायिकता मिलेगा, बाद में रोके ना। अधिक से अधिक 5, इसका मतलब है 5 है, 5 से कम हो चल जाएगा, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अधिक से अधिक और खा लाए तो 10 से ज़्यादा रोटी ना खाए, 10 से कम खा रहे जल्दी खाओ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक 10 खा है, उससे ज़्यादा नहीं खाएगा। तो कम आ जाना,
तो फिर हमारे पास जब प्रपंच संचय प्रायिकता होती है ना, तो दिमाग लगाना पड़ता है कम से कम बोले तो अधिक से अधिक जहाँ तक जाए वहाँ तक जा, ये वाली बातें हैं और कुछ नहीं। तो कम से कम 2 बोला है तो 2 झंडा तो लगभग करेंगे। फिर हमारे पास दिमाग है, क्या 3 नहीं लग सका है, लग सका थे बिल्कुल। फिर हमारे पास दिमाग नहीं है, 4 नहीं लग सका, बिल्कुल लग सका थे, कहीं नहीं लग सका। और 5 तो हमारे पास आता है पहले वाले में 5 भरे जा सकते हैं, दूसरे वाले में 4 भरे जा सकते हैं, पहले वाले में 5 भरे जा सकते हैं, दूसरे वाले में 4 भरे जा सकते हैं, तीसरे वाले में 3 भरे जा सकते हैं। पहले वाले में 5 भरे सकते हैं, 4 भरे सकते हैं, 3 भरे सकते हैं और 2 भरे सकते हैं। 5 भरे सकते हैं, 4 भरे सकते हैं, 3 भरे सकते हैं, 2 भरे सकते हैं और या तो ये या तो ये या तो ये। जब और आता है ना तो जोड़ा जाता है। तो 5 चौके 20, 20 3 60, 60 दूनी 120, 120 कुछ और है क्या? तो 5 संख्या कुछ गड़बड़ हो गया था। एक को फिक्स कर दिया तो कलर बचेंगे 4। ये तो ठीक करा है, कुछ गड़बड़ हो गया है क्या? हमारे पास एक को फिक्स कर दिया, झंडे बचे 4। अरे यार यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया ना, ये देखो क्या गड़बड़ हो गया। पूरा ही हटा दूंगा, कंसेप्ट तो गड़बड़ हो गया। उसमें मतलब कम से कम 2, कम से कम 2 बना दिया, 3 बना दिया, और इसने बोला था कम से कम 2। बना तो सही, तो पता नहीं क्या बात हो गया। चार जो भी हो, क्या ही करना, ऐसा मैंने करा तो यही था। यहाँ 5 आया था, यहाँ 4 आया था, यहाँ इसका हो गया था 20, फिर 5 आया था, फिर 4 आया था, फिर 3 आया था, तो इसका कर दिया हमने 20 3 60। ठीक है, फिर हमने इसका क्या किया, 5 किया था, फिर इसमें 4 आएंगे, फिर इसमें 3 आएंगे, फिर इसमें 2 आएंगे, ये हो गया 120। फिर इसका क्या किया हमने, इसमें 4 भरा, 5 भरा था, फिर 4 भरा था, फिर 3 भरा था, फिर 2 भरा था, फिर 1 भरा था। ठीक है, अब चाहिए ना, वही तो कुछ गड़बड़ होगा, क्या गड़बड़, कुछ नहीं, इसको छोड़ देंगे। और का मतलब जोड़ होता है, या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये, मतलब सब ले जोड़ दे सकते हो। कितना जोड़ेंगे, 6 2 8 2 10, 100 यहाँ बन गया, 200 यहाँ, 3 से देखा 320, 6 2 8 2 10, 10 2 20, 320, ये है। कम से कम है, अधिक से अधिक कहाँ तक वो दिखा दिए। प्रश्नों के लिए आप लोग 6.1 करिएगा, नहीं तो फिर मैं डिस्कशन करूँगा। और जो भी आपको सवाल नहीं लगता है, आप सीधे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर मारिए और ओके करिए। ठीक है, ओके, आज के लिए 1.5 घंटा बहुत हो